नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बिग ब्रेकिंग में बात होगी उस खबर की जिसका सरोकार आपसे है, बात उस खुलासे की जिसके जरिए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अवैध खनन चल रहा है। खनन माफियाओं पर बड़ा खुलासा आपको हम दिखाएंगे। दरअसल ये प्रशासन की नाक के नीचे आखिर कैसे हो रहा है, सवाल यह भी है। दिन हो या रात, हर वक्त सड़क पर अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए ऐसी जेसीबी ट्रैक्टर्स आपको इसमें इस्तेमाल करते हुए दिख जाएंगे और प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ होता जा रहा है। लेकिन प्रशासन नो टेंशन की स्थिति में है। जब बात कार्रवाई की आती है तो एक दो आरोपियों पर तो कार्रवाई की खानापूर्ति कर ली जाती है, लेकिन कुल मिलाकर तालमेल से रेत का ये अवैध खनन लगातार जारी है। खनन का खेल, सिस्टम फेल। लालच का शिकार चंबल और पार्वती। माफिया के आगे प्रशासन का सरेंडर। खनन माफिया पर बड़ा खुलासा। चंबल और पार्वती का सीना छलनी किया जा रहा है। दिन रात इस नदी से अवैध तरीके से रेत निकालने का काम जारी है और प्रशासन मौन है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन ने माफियाओं के आगे सरेंडर ही कर दिया हो। श्योपुर जिले में हर दिन 300 से ज्यादा ट्रैक्टर्स के जरिए अवैध तरीके से रेत का परिवहन किया जाता है और यह सब दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पुलिस और कानून क्या होता है यह माफिया मानो जानते ही ना हो। प्रशासन की नाक के नीचे अवैध रेत खनन का काला कारोबार चल रहा है, लेकिन सब जानकर अनजान हैं या फिर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। रेत का अवैध खनन कैसे हो रहा है, इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर नदी किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली की, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। दूसरी तस्वीर नदी से निकाली गई रेत को ले जाते हुए ट्रैक्टर की। तीसरी तस्वीर सड़क पर खुलेआम फर्राटा भरता ट्रैक्टर, लेकिन प्रशासन बना है अनजान। चौथी तस्वीर रात के अंधेरे में काला कारोबार चल रहा है और प्रशासन बेखबर है। श्योपुर में हर दिन हर रात यूं ही भ्रष्टाचार सड़क पर दौड़ता हुआ नजर आता है। हर दिन 300 से ज्यादा ट्रैक्टर बेखौफ होकर रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। मजाल है किसी की जो इस पर कार्रवाई कर सके। ऐसा लगता है कि प्रशासन रेत माफियाओं के आगे सरेंडर हो चुका है। के संदर्भ में जो चंबल नदी से जो अवैध उत्खनन होता है उसको रोकथाम के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश हैं। सभी अधिकारी इसमें बिल्कुल निगरानी रखते हैं। इसके अलावा 30 आदमियों का बल कंट्रोल रूम में रिजर्व रखा गया है, जिसको यदि कभी माइनिंग वालों को कार्रवाई करनी है या फॉरेस्ट को कार्रवाई करनी है तो उसको तत्काल ये बल उपलब्ध कराया जा सके, कोई बल की परेशानी नहीं आए। तो इसके लिए ये 30 आदमी का बल वहाँ पर रखा गया है कंट्रोल रूम में। और इन अधिकारियों को बताया भी गया है कि जब कभी भी आवश्यकता होती है तो तुरंत बल मांगे और उनको मिलेगा। बात अगर कार्रवाई की करें तो पिछले 3 दिन में कुछ एक आरोपियों पर कार्रवाई की गई, जिसका कोई असर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। 3 महीने में 15 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। लाखों रुपए की कीमत के अवैध रेत को जब्त किया। प्रशासन ने 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। कार्रवाई के लिए पुलिस की टीम गठित की। 1 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवैध रेत खनन रोकने के लिए टीम्स का गठन किया गया है, लेकिन सब ठंडे बस्ते में लग रहा है।
पुलिस थानों से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने होकर खुलेआम रेत से लदे ट्रैक्टर भर्राटा भरते हुए नजर आते हैं। सवाल ये कि आखिर कब तक इस काले कारोबार पर रोक लग पाएगी। श्योपुर से दीपक तनोतिया, न्यूज़ 18। श्योपुर जैसे हालात मुरैना में भी हैं, जहां भी अवैध खनन का काला कारोबार फलता फूलता है। प्रशासन पर तो सवाल उठने स्वाभाविक हैं और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। शिकायतों की बड़ी बड़ी फाइल्स सिर्फ धूल फांक रही हैं। पुलिस और वन विभाग की टीम्स में तालमेल नहीं है, तो कैसे ये रेत माफियाओं पर लगाम लग सकेगी? अब बड़ा सवाल यही है। खनन का काला कारोबार सिर्फ श्योपुर तक सीमित नहीं है। मुरैना में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन प्रशासन आंख बंद किए सब देख रहा है। चंबल के घाटों पर अवैध खनन का मंजर साफ दिखता है। पराठे भरते ट्रैक्टरों की आवाज शायद प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच रही। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 40 दिनों में 15 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि हर दिन सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे हैं। अभी मुरैना पुलिस के द्वारा इसमें चंबल से जो रेत का परिवहन या उत्खनन होता है उसके संबंध में अनेक कार्रवाई की गई हैं और 1 जनवरी से लेकर अभी तक हम लोग लगभग 16 कार्रवाई इसमें कर चुके हैं, जिसमें 16 ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 1000 से ऊपर लगभग 1100 के करीब ट्रॉली रेत को नष्ट किया जा चुका है। जो उनका अवैध भंडारण है उसको नष्ट किया जा चुका है। प्रशासन की अनदेखी के कारण रेत माफियाओं के हौसले बढ़े हुए हैं। नतीजा हर दिन अवैध खनन के जरिए नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। 1 जनवरी से अब तक 15 मामले दर्ज किए गए। 1000 ट्रॉली रेत की डंप की गई। 11 ट्रैक्टर, 4 ट्रॉली जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई में वन विभाग की टीम शामिल नहीं होती है, जिसके कारण रेत खनन माफियाओं पर कम कार्रवाई होती है। देखिए क्या है, बीच में अभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे जो है कंबाइंड टीम बनी हुई है और इसमें फॉरेस्ट विभाग, माइनिंग और पुलिस सम्मिलित है और सूचना किसी को भी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई में एक दूसरे को सहयोग करके कार्रवाई की जाती है। फॉरेस्ट की कार्रवाई इसमें सम्मिलित नहीं है, अदरवाइज ये फिगर काफी बड़ा हो जाता है, पर उस फॉरेस्ट की कार्रवाई में पुलिस भी हमेशा शामिल रही है। कुल मिलाकर पुलिस और वन विभाग की टीमों में तालमेल का अभाव है या फिर तालमेल बनाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। कारण कुछ भी है, ये सब मिला जुला खेल है, जिसके चलते खनन माफिया फल फूल रहा है और नदियां अपना अस्तित्व खो रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा है तो नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे होगा? न्यूज़ 18 के लिए मुरैना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। और उधर बुरहानपुर में अवैध रेत के खनन को लेकर किसान अब एकजुट हो गए हैं। दरअसल सिरसौदा घाट पर ताप्ती नदी में रेत का अवैध रूप से खनन चल रहा था, जिसे किसानों ने रुकवाया। यहां खनिज विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इसकी शिकायत की। किसानों का यहां तक कहना है कि लगातार हो रहे खनन से कुओं और ट्यूबवेल्स का जल स्तर कम हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को सिंचाई के लिए भी परेशानी हो रही है। अगर गवर्नमेंट और उधर रेत के अवैध खनन का मुद्दा सिवनी से बीजेपी विधायक दिनेश राय ने सदन में उठाया तो उनको ठेकेदारों और माफियाओं से धमकी मिलने लगी। विधायक दिनेश राय ने ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही विधायक ने खनिज विभाग पर रेत ठेकेदारों को संरक्षण दिए जाने की भी बात कही है। कब से आ रहा है तू यहाँ? सवाल जो उठता है, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम
इनकी जवाबदारी नहीं है रेत पकड़ने की। सबसे बड़ा काम जो है माइनिंग विभाग का जो अधिकारी कर्मचारी है वो दलाल है, दलाल नुमा है। मजबूरी में हमें डंपर रोकना पड़ा, चेक कराया, कलेक्टर महोदय ने कठोर कार्रवाई भी की। एक खदान को हम निरीक्षण पे गए तो वहां ठेकेदारों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि आपको जान से मारने की धमकी, कि हमारी खदान में घुस नहीं सकते, मार डालेंगे, ये कर देंगे। जब उसमें भी विफल हुए तो उन्होंने लेन देने की बात करने लगे। जब उसमें उनको नीचे देखना पड़ा कि हम जैसे व्यक्ति तुम खरीदने की बात करो, तुम्हारी है औकात क्या? विधायक सांसद तो खरीदने की बात कर रहे हैं। और चलिए अब आपको अवैध रेत खनन को लेकर राजनीतिक प्रक्रियाएं भी बता देते हैं कि अभी तक किस तरह से पॉलिटिशियंस के इस पर रिएक्शन आए हैं। अवैध रेत खनन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों का कहना क्या है, आइए सुनवाते हैं। जब एसडीएम के ऊपर गाड़ी चला दें, आईपीएस के ऊपर गाड़ी चला दें, तो आप समझ सकते कि वो कितने बलशाली होगा और कितने पावरफुल है। कहीं ना कहीं संरक्षण सत्ता दल का होता है। जब सत्ता दल का संरक्षण होता है तो ये सारी चीजें होती है। एक अराजक स्थिति बनी हुई है। अरे ये तो का विपक्ष आरोप लगाता है, ऐसा कहीं नहीं है। सब जगह टेंडर हो चुके हैं और प्रक्रिया चल रही है। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा खनन के विरुद्ध में रही है कि कहीं भी कोई अवैध उत्खनन ना हो। तो ये तो विपक्ष का आरोप है, हमेशा एक नहीं भी तो कई आरोप लगाते रहते हैं, पर सब झूठे और निराधार है, ऐसा कुछ नहीं। तो देखा आपने किस तरह से प्रदेश में रेत का अवैध खनन चल रहा है। और ये सिर्फ 4 तस्वीरें ही नहीं बल्कि जिले की जहां रेत का अवैध खनन जारी है और प्रशासन मौन बैठकर देख रहा है, ये सब कुछ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, नजर आ रहा है। नदियों को बचाने के लिए प्रशासन को इच्छा शक्ति के साथ एक्शन लेने की भी जरूरत है ताकि रेत का अवैध उत्खनन रोका जा सके, नकेल कसी जा सके। फिलहाल इस परिस्थिति में प्रशासन की कार्रवाई पर, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और खनन माफियाओं पर एक्शन कब तक इसी तरह से नदियों का सीना चीर कर उन्हें छलनी किया जाता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बिलासपुर में पीएम आवास योजना के तहत एक घर पर धर्म विशेष के लोगों के कब्जे के बाद दरबार लगाने का मामला सामने आया और इस दरबार में तंत्र मंत्र और खेल होता है, झाड़ फूंक की जाती है। न्यूज 18 ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, एक रिपोर्ट। पीएम आवास जो गरीबों के लिए बनाए गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम आवास पर धर्म विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया और यहां दरबार लगाकर झाड़ फूंक का खेल खेला जाता है। ये सब कुछ हो रहा है देवरी खुर्द के वार्ड क्रमांक 43 में। यहाँ 300 अटल आवास है जिसमें 355 मकान गरीब तबके के लोगों को दिए गए। 65 घरों पर निगम ने ताला लगा दिया, लेकिन धीरे धीरे इन मकानों पर बाहरी और असामाजिक लोगों ने कब्जा कर लिया और मकान नंबर 199 और 200 में एक विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर दरबार बना लिया। किया है तो अटल आवास के जो अब वो अवैध दिख रहा है कब्जादारी, उसने मकान के साथ साथ सामने और पीछे बगल की ज़मीन पे बेजा कब्जा करके मस्जिद नुमा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। इसकी विस्तृत जांच करके कार्रवाई करना है तोड़ने के लिए। मजार उजार बना लिए हैं और सब अवैध कब्जे है ना, किसी के नाम पे अलॉट नहीं है। मैं इससे पूर्व वहाँ के लिए आरटीआई भी लगाया हुआ था जिसका जवाब अपने को नहीं आया। अभी अपन फिर तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए आरटीआई लगाने के लिए और वहाँ टोटल अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि ये दोनों मकान शंकर धरू और सुखदेव के नाम पर आवंटित हैं, जिसमें कब्जा कर साकिर खान रह रहा है। मौके पर जब टीम पहुंची तो देखिए कि इस मकान का स्ट्रक्चर बदलकर एक गुंबद नुमा दरबार बना दिया गया और यहाँ खेला जाता है तंत्र मंत्र का खेल। यही नहीं, सादिक का दावा है कि यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेश तक से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और हर धर्म के लोग आते हैं। सबकी सारी तकलीफ, सारी परेशानी दूर होती है और निःशुल्क इलाज है।
हमारी पड़ताल में चौंका देने वाला मामला सामने आया। पता चला कि लव जिहाद का मामला भी सामने आ चुका है, जिसमें 13 साल की मासूम को झांसा देकर इमरान नाम का शख्स यूपी भगा ले गया था, लेकिन हिंदू संगठनों और पुलिस के प्रयास से बच्ची को बरामद कर लिया गया। बालिका के परिजन आके रिपोर्ट दर्ज कराए थे कि इमरान नाम का व्यक्ति उनकी नाबालिग बच्ची को बला फुसलाकर भगा कर ले गया है। पीड़ित पक्ष आवेदिका के तरफ से प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध की गई थी। बालिका को दिनांक 10 तारीख को बरामद किया गया है। अभी प्रकरण का आरोपी फरार है। तो देवरी खुर्द में लंबे समय से कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं जिसका नतीजा आप और हम नहीं जानते, पर इतना जरूर है कि अब तक की पड़ताल के दौरान जो सुना और देखा उससे तो यही लगता है कि कोई तो है जिसके मंसूबे खतरनाक है। लिहाजा जरूरत है कि प्रशासन जल्द से जल्द जांच कर पर्दे के पीछे छिपे लोगों को बेनकाब करे। उमेश मौर्य, बिलासपुर, न्यूज़ 18। कारोबारी के कत्ल का प्लान बनाया गया, 2 करोड़ की सुपारी दी गई, 6 सुपारी किलर्स हायर किए गए और प्लान के मुताबिक कत्ल होना था। फिर सरेराह सरेआम शूट आउट हुआ, लेकिन यह साजिश फेल हो गई। एक शूटर की लाश मिली और इस सुपारी किलिंग की साजिश में कारोबारी का कोई अपना भी शामिल था। आप भी देखिए शूट आउट की ये इनसाइड स्टोरी। इस घटना को अंजाम देने के लिए जो बाहर से हायर किए गए थे वो 6 लोग, लगभग 2 करोड़ का ये राशि का इन्होंने खुलासा किया है, जिसमें से 5 लाख उन शूटर को दे दिए गए। शूट आउट की इनसाइड स्टोरी। दो करोड़ की सुपारी, 6 सुपारी किलर हायर। फिरौती में 5 लाख एडवांस। एक शूटर हुआ ढेर। रिश्तों की जंग, वर्चस्व की लड़ाई। मैं बनूंगा डॉन। शूटआउट के वो 9 दिन और बदमाशों के हलक से राज उगलवाते पुलिस वाले। सुपारी किलिंग की वो साजिश जिसमें कत्ल का प्लान बना। सरेराह शूट आउट और सुपारी किलिंग की साजिश की ये वो तस्वीर थी जिसने नीमच पुलिस के होश फाख्ता कर दिए थे। 2 करोड़ की सुपारी दी गई। मौत की डील में 5 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए। 6 शूटर हायर किए गए थे। आखिर किसके कत्ल की सुपारी दी गई थी? कैसे हत्या की ये साजिश रची गई? तो सिलसिलेवार तरीके से इस साजिश की कहानी सुनाते हैं। ये तारीख थी 4 फरवरी, यानी करीब 9 दिन पहले। शाम करीब 4:30 बजे लायंस पार्क चौराहे के पास शराब कारोबारी अशोक अरोरा पर जानलेवा हमला हुआ। अशोक अरोरा की हत्या की साजिश रची गई थी, जिनके कत्ल के लिए 2 करोड़ में मौत का सौदा तय किया गया। लेकिन अशोक अरोरा की किस्मत अच्छी निकली। वो इस हमले में बाल बाल बच गए। इधर अशोक अरोरा के बॉडीगार्ड ने जवाबी फायरिंग की थी, जिसमें एक शूटर ढेर हुआ था। घटनाक्रम हुआ है कैंट थाने में 307 जिसमें धारा लगी है। उसमें जो आरोपी हमारे पास हैं उन लोगों का 7 दिन का आंजन रिमांड लिया गया है, ताकि और इसमें पूछताछ कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें और इसमें और कौन कौन लोग शामिल है उनका पता करके उनको भी प्रॉपर हिरासत में लिया जाए। इस शूटआउट का मास्टरमाइंड निकला जय कुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी, जो जेल से छूट कर आया था। लेकिन इस साजिश में एक और नाम आया जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। कारोबारी अशोक अरोरा का छोटा भाई राकेश अरोरा भी इस साजिश में शामिल था। अभी तक हमारी 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है और आज चौथी
गिरफ्तारी हो गई है। प्रोडक्शन वारंट पे हम अकरम को लेकर आए हैं, जो कि कोटा कोर्ट में जाकर उसने सरेंडर कर दिया था इमीडिएटली इस इंसिडेंट के बाद। उनको भी आज हमने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। पहले 3 गिरफ्तारी हुई और अब चौथे आरोपी को राजस्थान के कोटा से प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस लेकर आई है। अब सुनिए एक और खुलासा। पुलिस की माने तो 6 किराए के कातिल यानी कि सुपारी किलर हायर किए गए थे। इसमें हमारे अभी जो इन्वेस्टिगेशन आई है, इसमें 6 बाहर से जो इस घटना को अंजाम देने के लिए जो बाहर से हायर किए गए थे वो 6 लोग थे। जो 4 लोग क्रेटा गाड़ी में थे और 2 लोग अन्य बाइक पे रैकी कर रहे थे। शूटआउट के पीछे की वजह थी जमीनी विवाद, 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई और डॉन बनने की तमन्ना। जो मुख्य कारण रहा है वो यहाँ के ज़मीनी विवादों का रहा है। यहाँ के ज़मीनी विवादों का अपने आप को एक एस्टैब्लिश करने का, डॉन टाइप एस्टैब्लिश करने का और एक वर्चस्व बनाने का, इस टाइप का विवाद रहा है। यानी ये ऐसा नहीं है कि लोग ने आकर कुछ ऐसा कर दिया। ये दो पक्षों का आपसी डिस्प्यूट को लेकर उन्होंने बाहर के शूटर्स को बुला के उसको अंजाम देने की कोशिश की। 19 फरवरी तक आरोपियों का पीआर पुलिस को मिला है। आखिर इस साजिश में और कितने किरदार हैं, कितने राजदार हैं? नीमच में विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।